नमस्ते सभी को। तो देखो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमारी लगभग 40% व्याकरण निर्भर रहती है इस टॉपिक पर, जिसे हम व्याकरण का मूल टॉपिक कह सकते हैं। संधि। देखो, संधि अभी तक आपने कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो और आपको कुछ एग्जाम्पल याद भी होते हैं। संधि हमें ऐसा लगता है कि हमें आती है, थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अब आपको मैं जो पढ़ाऊँगा वहाँ संधि सीखनी है, और यदि आप सभी क्लासें रेगुलर लेते हो तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि इसके बाद आपको संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप दुनिया को पढ़ाओगे कि संधि कैसे पढ़ते हैं, संधि कैसे पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, अभी तक हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कैसा था, अपूर्ण था। तो क्या परिभाषा होती है संधि की? मेल को? अच्छा, और बताओ। चलो ठीक है। देखो, संधि की जो परिभाषा होती है वो होती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को और इस विकार का अर्थ होता है ध्वनि परिवर्तन, को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कह देते हैं? संधि। अब यहाँ विकार के पास एक कोष्टक में लिखा हुआ है ध्वनि परिवर्तन। तो देखो, मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जब इस ध्वनि को हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिख देते हैं तो इस ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या है बताओ? वर्ण है। यानी उच्चरित रूप तो ध्वनि होता है और लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। तो जब हम दो वर्णों का मेल करेंगे तो ध्वनि परिवर्तन का मतलब सीधा सा यह है कि हमको लिखित ही परीक्षा देनी है, लिखित में ही हम पढ़ते हैं, तो सीधा सा परिवर्तन किस में होगा? वर्ण में होगा। यानी ध्वनि परिवर्तन का मतलब सीधा सा किससे है? वर्ण परिवर्तन से। तो परिवर्तन किस में होगा? वर्ण में। अगर वर्ण में परिवर्तन होता है, जब हम दो वर्णों का मेल करें, अगर वर्ण में परिवर्तन होता है तो संधि है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है? सम प्लस आश। बताओ, इसमें संधि है या नहीं है? अच्छा है। चलो आप बताओ, है कौन सी? व्यंजन। चलो देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं कि वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, अब बताओ संधि है क्या? और ये बन रहा है सम प्लस आस बराबर क्या? समास। तो बताओ इसमें संधि है क्या? अच्छा, इसमें नहीं है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो ध्यान से समझेंगे कि जब भी हम दो शब्दों को जोड़ें
तो किसी न किसी ध्वनि में परिवर्तन होना चाहिए। अब ध्वनि परिवर्तन की अपन बात करें तो देखो, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसमें ऊपर क्या क्या ध्वनि है। देखो, स है, ए है, मैं, आ, स और ए, ये ध्वनि तो ऊपर है। और नीचे देखना, स, ए, मैं, आ, श और ए। तो इसमें और इसमें केवल किसका अंतर है? प्लस का अंतर है। इसका मतलब हमने जब जोड़ा है तो किसी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये संधि नहीं कहलाएगी। इसे हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे? संयोग, क्योंकि यहां कोई ध्वनि में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अगला एग्जाम्पल समझो। ये क्या लिखा हुआ है? सत प्लस आचार, क्या बन गया? सदाचार। तो देखो, यहां मैं के साथ आप आ जोड़ के, मैं के साथ क्या जोड़ रहे हो? आ। मैं के साथ आ जोड़ के मां बना रहे हो, तो ऐसे संधि नहीं होती है। अब नीचे भी तो सत प्लस आचार है, तो ये आ जब तय में जुड़ेगा या दे में जुड़ा है तो दा हो गया। तो यहां संधि आके जुड़ने से नहीं हुई, यहां संधि क्या हुआ है कि तय का परिवर्तन किसमें हो गया? दे में। किसमें हो गया? दे में, इसलिए संधि हुई है। जबकि ऊपर वाले में तो क्या है? मैं तो है अपनी जगह, आ मैं में जुड़ गया तो मैं का क्या हो गया? मां। तो ऐसे संधि नहीं होती, ऐसे तो सभी स्वर जोड़ रहे हैं, तो फिर तो घनी सारी संधि हो गई इसमें। तो संधि का मतलब ये होता है कि जब भी आप दो वर्णों का मेल करो तो किसी न किसी वर्ण में क्या हो? परिवर्तन। अब देखो, इसमें तय का क्या हो गया है? दे। आ तो इसमें भी आके जुड़ गया, दे का क्या बन गया? दा। तो आ यानी स्वर के जुड़ने से नहीं, इस तय का परिवर्तन किसमें हो गया? दे में। तो कहने का मतलब है कि जब तक ध्वनि परिवर्तन नहीं होगा तब हम संधि नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताना, शरद प्लस उत्सव, और ये संधि बनेगी, इसका जब हम वो करेंगे तो ये बनेगा क्या बताओ? शरदुत्सव। अब मुझे बताओ संधि है या नहीं है? शरद प्लस उत्सव बराबर क्या बना? शरदुत्सव। बताओ संधि है क्या? हाँ भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये सभी ध्वनि समान है, इधर दे है इधर भी दे है, दे के साथ ऊ जुड़ गया, तो ऐसे दे के ऊ लगाने संधि नहीं होती है। अगर मैं इसको ऐसे करता, सत प्लस उपयोग, तो ऊ तो अब भी जुड़ेगा, और यहां बनेगा सदुपयोग। क्या बनेगा? सदुपयोग। तो देखो, यहां ऊ के जुड़ने के कारण नहीं, यहां तय का परिवर्तन किसमें हो गया? दे में। तो ये एग्जाम्पल तो संधि का हो गया, क्योंकि इसमें तय का परिवर्तन किसमें हो गया? दे में। लेकिन यहां तो दे तो जो का त्यों, ये तो ऊ आके जुड़ा है, तो ऐसे संधि नहीं मानी जाएगी जब तक किसी, क्योंकि अभी हम इन ध्वनियों को इसकी तरह अलग अलग करेंगे ना, तो केवल प्लस का अंतर है, प्लस को हटाएंगे ऊ दे में जुड़ जाएगा, ध्वनि तो रहेगी ना। ध्वनि में परिवर्तन कहां हुआ है? यानी ध्वनि तो अपनी जगह है, ध्वनि में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो ध्वनि में जब तक परिवर्तन नहीं होगा संधि क्या नहीं मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी ध्वनि का मतलब है किसी न किसी वर्ण में क्या हो? परिवर्तन हो। परिवर्तन होगा तो संधि होगी, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो संधि क्या नहीं होगी? उसे हम संयोग कहेंगे। जैसे ज्ञान के आगे वी उपसर्ग लगा दे तो क्या बन गया? विज्ञान। ये भी संयोग है। बताओ, श्रम प्लस आस बराबर क्या बना? समास। तो कुछ नहीं है, ए में मां जुड़ गए तो मां है, आ की ध्वनि तो अभी अपनी जगह, कोई बदली थोड़ी है। तो ऐसे संधि नहीं होगी जब तक किसी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने लिखा युग प्लस बोध, तो ये क्या हुआ? युग बोध। अब यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा? ये संयोग। क्या कहलाएगा? संयोग। लेकिन अगर मैंने लिख दिया युग प्लस अंतर, क्या?
युग प्लस अंतर तो क्या हो गया बताओ, युगांतर। अब देखो परिवर्तन हो गया कि इधर भी ए और इधर भी ए है, और इन दोनों की जगह क्या आ गया, आ गया। तो ए प्लस ए बराबर क्या आ गया, आ। तो इसका मतलब ये तो संधि का उदाहरण होगा, और ये संधि का उदाहरण नहीं, इसे अपन क्या कहेंगे, संयोग। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि संधि कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं संधि, कि जब दो वर्णों का मेल हो। कितने वर्णों का, दो वर्णों का मेल हो, और किसी न किसी वर्ण में क्या आ जाए, परिवर्तन, यानी ध्वनि बदल जाए, वर्ण में परिवर्तन हो जाए तो संधि होगी। और केवल प्लस हटा रहे हो तो प्लस के हटाने से संधि नहीं होगी। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर तो जुड़ता ही जुड़ता है, हर व्यंजन के अंदर क्या लगा होता है, स्वर। तो केवल स्वर के लगाने से संधि नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था कि सम प्लस आ समास, शरद प्लस उत्सव शरद उत्सव, इनमें कोई संधि नहीं होगी, ये क्या माने जाएंगे, संयोग। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं कि हमने कहा कि मूल ये निकला कि भाई अगर वर्ण में परिवर्तन है तो संधि है, और यदि वर्ण में परिवर्तन नहीं है तो संधि क्या नहीं है, यानी वर्ण परिवर्तन को ही हमने संधि कह दिया। अब निश्चित बात है कि जब हम वर्ण परिवर्तन को संधि कह रहे हैं तो भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और क्या बताओ, व्यंजन। मूलतः तो हमने यही पढ़े थे, लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसमें। वो क्या ध्यान रखनी है कि वर्ण तो दो हो गए, स्वर और व्यंजन, लेकिन जो हम संधि पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, संधि पढ़ने वाले हैं, ये संधि है संस्कृत की संधि। किसकी है, संस्कृत की। ऐसा नहीं है कि संधि हिंदी में नहीं होती, हिंदी में भी होती हैं, लेकिन उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो हम समास जब पढ़ाएंगे तो आपको कुछ उदाहरण के बता देंगे। तो हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, संस्कृत की। और संस्कृत में विसर्ग को अलग माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब वर्णों के भेद कितने हो गए, तीन। कौन सा बताओ, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब भी हम दो शब्दों को जोड़ेंगे, उनकी संधि करेंगे, तो उनके किसी न किसी वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन। अगर परिवर्तन होने वाला वर्ण स्वर है तो कौन संधि होगी, स्वर संधि। और व्यंजन है तो क्या, व्यंजन। और यदि परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है तो विसर्ग संधि। और परिवर्तन नहीं होता है तो संधि नहीं है, क्या, संधि ही नहीं है। अब इससे पहले आपको दो बातें और याद रखनी है कि जो भी हम संधि पढ़ रहे हैं वो किसकी है, संस्कृत की। अतः ध्यान रखना कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों के अंतर्गत ही होती हैं। संधि हमेशा किसके अंदर होती है, तत्सम। क्योंकि संधि में आप जितने भी शब्द पढ़ोगे वो सारे कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। क्यों, क्योंकि संधि किसकी है, संस्कृत की। अब देखो, जब निश्चित बात है कि जब हमने वर्ण परिवर्तन को ही संधि कह दिया, और वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो इन्हीं में तो परिवर्तन होगा। जब स्वर में परिवर्तन होगा तो स्वर संधि, और व्यंजन में परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। या आपसे कोई ये पूछ ले कि संधि के तीन ही भेद क्यों होते हैं, प्रश्न आ जाए कि भाई संधि के कितने, तीन ही भेद क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं। तो उत्तर ये होगा कि देखो, संधि जब हम करते हैं तो वर्णों में परिवर्तन होता है, तो वर्णों के ही तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसलिए संधि के भी कितने भेद हो गए, तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अतः कहने का मतलब सीधा सा ये हो गया कि वर्णों के तीन, वर्ण परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। वर्णों के तीन भेद हुए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसी आधार पर संधि के भी कितने भेद होंगे, तीन। तो क्या लिखना है, वर्ण परिवर्तन को, मूल बात लिखा रहा हूं मैं आपको, परिभाषा तो पहले लिखा दी। संधि कहते हैं संस्कृत में वर्णों के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। यानी कितने भेद होते हैं, तीन।
स्वर व्यंजन विसर्ग। इसी आधार पर संधि के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 क्या व्यंजन संधि, और नंबर 3 क्या विसर्ग संधि। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि संधि के 3 ही भेद क्यों होते हैं, क्योंकि संधि का मतलब क्या है बताओ, वर्ण परिवर्तन। क्या है बताओ, वर्ण परिवर्तन। और वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत की बात करें हम, संस्कृत में वर्णों कितने भेद हुए, 3। क्या बताओ, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो परिवर्तन वर्ण में होगा। अब वो वर्ण क्या है, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा या फिर क्या होगा, विसर्ग। तो जिस भी वर्ण में परिवर्तन होता है संधि वही मानी जाएगी। यदि स्वर में परिवर्तन होता है तो स्वर संधि, व्यंजन में होता है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में होता है तो कौन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब आप हेडिंग डालो स्वर संधि। तो देखो इसकी परिभाषा होती है कि यदि स्वर का मेल स्वर से होता है तथा ध्वनि परिवर्तन स्वर में होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर का मेल किससे हो, स्वर से। यदि स्वर का मेल किससे होता है, स्वर से स्वर का मेल किससे होता है, स्वर से होता है, तथा ध्वनि परिवर्तन किस में होता है, स्वर में होता है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना है कि देखो हमने शब्द लिखा कि मृग प्लस क्या अंक। क्या लिखा, मृग प्लस क्या अंक। तो बताओ गे के साथ कौन सी ध्वनि है, ए, और प्लस के बाद भी कौन सी ध्वनि है, ए। यानी अगर हम गे के हलंत लगाएंगे तो ए क्या हो गया, अलग हो गया। अब इधर भी ए और इधर भी ए, तो स्वर का मेल किससे हो रहा है, स्वर से। अब संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मृगांक। क्या हो जाएगा, मृगांक। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई स्वर का मेल स्वर से भी हो गया और ध्वनि परिवर्तन भी किसमें हो गया, स्वर में, क्योंकि ए प्लस ए बराबर क्या बन गया, आ। तो यानी स्वर का मेल स्वर से हो रहा है और ध्वनि परिवर्तन किसमें हो रहा है, स्वर में। तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्वर संधि। तो लिखा है ना, यदि स्वर का मेल स्वर से होता है तथा ध्वनि परिवर्तन। लेकिन देखो इसमें एक बात और है, एक एग्जाम्पल देखो आप कि विश्व प्लस मित्र। क्या लिखा हुआ है ये, विश्व प्लस मित्र। बताओ प्लस से पहले क्या है, ए। क्या, ए। और प्लस के बाद बताना, ई। ध्यान से देखो, इसमें प्लस के बाद ई नहीं, क्या है, मैं है। ध्यान रखना, कोई भी मात्रा आगे लगे पीछे लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी स्वर किसी व्यंजन के साथ लगता है तो पहले व्यंजन का उच्चारण होगा, बाद में किसका होगा बताओ, स्वर का। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, आप फोन तो चलाते हो ना, तो फोन में आपको मित्र लिखना है तो पहले मैं लिखोगे या ई लिखोगे,
मैं। क्या लिखोगे? मैं। तो प्लस के बाद या ई नहीं, क्या है? मैं। तो यहां स्वर का मेल किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? व्यंजन से। परंतु जब हम विश्व प्लस मित्र की संधि करेंगे, किसकी संधि करेंगे? विश्व प्लस मित्र की संधि करेंगे तो ये बनेगा क्या बताओ? विश्वामित्र। क्या बनेगा? विश्वामित्र। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो बताओ कौन संधि है? विश्व प्लस मित्र बराबर क्या? विश्वामित्र में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। तो देखो इसमें क्या है कि यहां स्वर का मेल तो व्यंजन से हो रहा है, स्वर से नहीं हो रहा, परंतु इसमें ध्वनि परिवर्तन स्वर में हो रहा है। ये दूसरी लाइन लिखी है, तथा ध्वनि परिवर्तन किस में होता है? स्वर में। तो यहां ध्वनि परिवर्तन किस में हो रहा है? स्वर में। यानी यहां ए का क्या हो गया? आ हो गया। तो दोनों बातें याद रखनी है। मोस्टली तो स्वर का मेल किससे होता है? स्वर से। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी आ सकते हैं जहां स्वर का मेल किससे हो? व्यंजन से। किससे हो? व्यंजन से। परंतु ध्वनि परिवर्तन किस में हो जाता है? स्वर में। तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। नहीं नहीं, अपवाद नहीं है। अपवाद तो ऐसे होते हैं, देखो अपवाद तो ये है कि ये क्या लिखा हुआ है? अपो प्लस क्या? अंग। और इसकी जो संधि बनती है वो बनती है अपंग। क्या है? अपंग। अब देखो इधर भी ए और इधर भी ए, और नियम अनुसार इसकी तरह ए प्लस ए क्या होना चाहिए? आ, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो अपवाद इसे कहते हैं कि जहां नियम तो लगे लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? अपवाद। कि भाई ए प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए? आ, लेकिन ये आ नहीं हुआ, ये ए का ए ही रह गया। यानी ये ए हट, इसमें से क्या है बताओ? अनुस्वार तो आ गया, यहां भी ए और यहां भी ए है। अब नियम तो लग रहा है जैसे इसमें लगा हुआ है ना कि मृग प्लस अंक ए प्लस ए बराबर क्या हो गया? आ। तो ये अपांग यदि होता, अपांग शब्द तो अलग है, ये बनता है अपंग। तो कहने का मतलब नियम लगने के बाद भी नहीं बन रहा, तो इसे कहेंगे क्या? अपवाद। ऊपर वाला अपवाद नहीं है, वो तो संधि है, उसे अपन अपवाद नहीं कह सकते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब आपको हेडिंग डालो स्वर संधि के क्या भेद। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कैसे? मुख्यतः। ठीक है, स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, देख बताओ। पहला होता है क्या बताओ? दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। नंबर सेकंड क्या होता है? गुण संधि। नंबर 3 क्या होता है बताओ? वृद्धि संधि। नंबर 4 क्या होता है? यण संधि। और नंबर 5 क्या होता है? अयादि संधि। तो यानी स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और क्या बताओ? अयादि संधि। अब देखो आपसे जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, वो 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला तो आपसे ऐसे कोई शब्द देखकर संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? संधि विच्छेद। एक तो ये है कि कोई भी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या आपको विच्छेद दे रखा हो और क्या पूछी जा सकती है? संधि। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है संधि का नाम, कि इसमें कौन सी संधि है। क्या पूछा जाएगा? संधि का नाम। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि संधि कौन सी है, संधि का नाम क्या है, इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो वो थोड़ा सा आसान है, पढ़ेंगे तो उस पे अपन पहले चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित उदाहरण में कौन सी संधि है, तो आपके पास 8 विकल्प में से कोई से भी 4 हो सकते हैं। 5 तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण है या अयादि, और 3 नाम स्वर, व्यंजन और क्या बताओ विसर्ग। क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के हिंदी में भेद होते हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग के कोई भेद क्या नहीं होते। तो वो 3 नाम तो आपको मैंने स्पष्ट करवा दिया कि स्वर संधि कब होगी, कि जब भी आप 2 शब्दों की संधि करो, यदि किसी वर्ण में परिवर्तन हो रहा है तो आप उस वर्ण को देखो कि वो स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग। तो जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है, अगर स्वर में हो रहा है तो स्वर संधि है, व्यंजन बदल रहा है तो व्यंजन है, और विसर्ग बदल रहा है तो विसर्ग। जैसे मैंने बताया था सत प्लस आचार क्या हो गया, सदाचार, तो तय का क्या हो गया, दय। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन में, तो कौन सी संधि होगी, वो व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया था युग प्लस अंतर क्या हो रहा है, युगांतर। ए प्लस ए क्या हो गया, आ, तो इसका मतलब कौन संधि का है, सीधी सी बात है, कौन संधि का है, वो स्वर संधि का। कौन संधि का है, स्वर संधि का। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और क्या बताओ अयादि संधि। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है। तो देखो, ये इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, आगे संधि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप देखो, तो देखो दीर्घ संधि आपको कहां करनी है कि यदि किसी शब्द में आ, ई और उ, ठीक है, क्या है, आ, ई और क्या बताओ उ, ये 3 मात्राएं मिलती हैं। किसकी बताओ, आ की, ई की और किसकी बताओ, उ की। ये तीनों मात्राएं आपको मिलती हैं। कोई भी एग्जाम्पल है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये तीनों मात्राएं यदि उस शब्द में हैं तो वह शब्द क्या दीर्घ संधि का हो सकता है। गारंटी अभी भी नहीं है, संभावना है। क्या बताओ कि यदि किसी उदाहरण में आपको आ की, बड़े ई की और क्या है बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, किसकी मिलती है, बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, तो उदाहरण दीर्घ संधि का हो सकता है। परंतु यदि उस शब्द में ये तीनों मात्रा नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि वह उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं होगा। क्या समझ में आया, होने पे तो क्या है बताओ, संभावना। क्या है, संभावना। और यदि ये 3 मात्रा नहीं है तो फिर 100% वह उदाहरण दीर्घ संधि का क्या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है गुण संधि। अब इसमें आपके मात्राएं चेंज हो जाएंगी। गुण संधि में आपको मात्रा मिलेगी ए की और क्या बताओ ओ की। फिर से वही बात समझोगे, यदि किसी उदाहरण में आपको ए और ओ की मात्राएं मिलती हैं तो वह उदाहरण गुण संधि का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। परंतु उसमें ए और ओ की मात्रा नहीं है तो फिर निश्चित है कि वह उदाहरण किसका नहीं होगा, गुण संधि का नहीं होगा। अगली कौन सी है, वृद्धि। इसमें यही मात्रा क्या हो जाएंगी बताओ, डबल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डबल, यानी आई की और औ की। ऊपर किसकी थी, ए और ओ की, यहां कौन की, आ की, बड़े ई की और बड़े ऊ की। अगर आपको किसी उदाहरण में, ठीक है, कौन सी बताओ, डबल मात्रा आई और औ की मिलती हैं तो वह उदाहरण किसका हो सकता है, वृद्धि संधि का हो सकता है। लेकिन अगर उस उदाहरण में ये 2 मात्राएं नहीं हैं तो फिर गारंटी है कि वो वृद्धि संधि का क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आया अपना कौन सा, यण संधि। तो ये कितने स्वर हो गए, देना 3, 2 5 और 2 7, बाकी कितने बचे, 4। देखो 4 स्वर अपने हृष होते थे, वो मूल स्वर थे, याद करो, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अब वो मूल ही थे तो उनके टुकड़े कहां से होंगे, इसलिए उनका कोई प्रयोग नहीं होता। बाकी 7 जो अपने क्या बताओ दीर्घ स्वर थे वो आ लिए। ठीक है, अब यण संधि में क्या होगा, आपको इसकी कैसे पहचान करनी है, तो इसकी पहचान यह है कि इसमें आपको यह व रे से पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा वर्ण। अगर आपको यह व रे से पहले आधा वर्ण मिलता है तो वह उदाहरण यण संधि का क्या हो सकता है।
अगर ये वैसे से पहले आधा वर्ण नहीं है तो फिर ये गारंटी है, ये 100% सत्य है कि वो उदाहरण क्या है बताओ, यण संधि का नहीं होने पे तो क्या है संभावना, और ये नहीं मिलता है तो फिर इसका मतलब है वह उदाहरण किसका नहीं होगा, यण संधि का क्या नहीं होगा। ठीक है। अयादी संधि में आपको क्या होगा कि यही ये और वह मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये और वह, लेकिन इनसे पहले क्या मिलेगा आपको, आधा नहीं, अब की बार आपको ए या आ स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, ए या आ। यदि यह वैसे पहले ए और आ मिल जाए तो समझ लेना वह उदाहरण कौन संधि का होगा, अयादी संधि का होगा। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखो जो मैं आपको समझा रहा था कि ये, तो अब इसका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, तो देखो परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो आते हैं आसान और एक आते हैं कठिन। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ लेता है, ऐसे पूछ लिया कि कपीस में कौन सी संधि है। ठीक है, डायरेक्ट, विच्छेद नहीं। अभी क्या लिख रहे हैं कि कपीस में क्या कौन सी संधि है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो कपीस के अंदर बड़ी ई आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी ई। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका हो सकता है भाई, दीर्घ का हो सकता है। किसका हो सकता है, दीर्घ का। अभी उत्तर नहीं लगाएंगे साहब दीर्घ होगी, ऐसे नहीं, दीर्घ क्या हो सकता है। गुण में क्या है कि गुण में किसकी मात्रा मिलती है, ए और ओ की। किसकी मिलती है, ए और ओ की। क्या इसमें ए और ओ की मात्रा है क्या, नहीं, तो गुण संधि का तो है ही नहीं है। किसका नहीं है, गुण पे क्रॉस लग गया कि गुण का तो नहीं है। वृद्धि संधि में क्या बताई मैंने आपको, दो मात्रा। क्या इसमें दो मात्रा है क्या, नहीं, तो मैंने क्या नहीं होने पर 100% गारंटी है, तो इसका मतलब है ये वृद्धि का भी नहीं है। किसका नहीं है, वृद्धि का भी नहीं है। उसके बाद क्या ही आई, यण संधि, और यण संधि क्या पहचान बताई थी, ये वह। अब देखो ये वह ही नहीं है तो मामला ही खत्म है। ये वह होता तो पहले या तो आधा अक्षर देखते या ये वह से पहले क्या देखते अपन, ए आ। अब ये वह नहीं है तो फिर मामला खत्म। इसका मतलब ये यण का भी नहीं है और क्या बताओ, वृद्धि का भी नहीं, सॉरी अयादी का भी नहीं है, तो फिर ये किसका बच्चा बताओ, वृद्धि का भी नहीं, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। क्या है, दीर्घ। ये तो है आसान प्रश्न, क्या है, आसान। अब देखो कठिन प्रश्न है, ऐसे आ सकता है आपसे, क्या लिखा हुआ है, स्वार्थ, तो बताना इसमें कौन सी संधि है। अच्छा, यण, हाँ इधर से बताओ, यण। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसमें कुछ और भी हो सकता है। चलो यण तो आपको दिखाया कि वैसे पहले आधा क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो आप इसमें यण कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ दीर्घ संधि की कंडीशन इसमें है क्या। दीर्घ संधि में किसकी मात्राएं बताई थी मैंने आपको, आ की, बड़े ई की और बड़े ऊ की। तो देखो इसमें आ की मात्रा है नहीं है ना, है। तो इसका मतलब है कि दीर्घ हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, हाँ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ, गुण संधि में तो ए और ओ की मात्रा है ही नहीं, वृद्धि में भी डबल मात्रा नहीं है आई और औ की। यण संधि है कि वैसे पहले आधा क्या है, अक्षर। तो इसका मतलब एक तो इसमें यण हो सकती है और एक क्या हो सकती है, दीर्घ हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो देखो अब हमको जब दो, कम से कम इससे आप दो विकल्प पे तो पहुंचे, पूर्ण ज्ञान तो एक क्लास में नहीं होगा, तो आपको एक सब, एक तो यण हो सकते, एक क्या हो सकती है, दीर्घ। तो अब हमें देखना है कि देखो यण संधि में करेंगे तो यहां इसका अर्थ बनेगा सु प्लस अर्थ यण के हिसाब से, और दीर्घ के हिसाब से बनेगा ये क्या बताओ, स्व प्लस अर्थ। अब आप ही बताओ आपको सही विकल्प कौन सा लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो वास्तव में ये यण का नहीं किसका है बताओ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये पता हमें किसे चलेगा, विच्छेद। हाँ विच्छेद पढ़ेंगे, अगर विच्छेद बिना ही पता लग जाता तो संधि अभी खत्म हो जाती। इसलिए कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक और बताओ तो कि कौन सी संधि का उदाहरण है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, गवेश। बताओ कौन संधि का उदाहरण है, गवीश, दीर्घ, हाँ और अच्छा अयादी। चलो तो देखो दोनों बातें हैं, बड़ी की मात्रा आती है तो इसमें क्या बताओ, दीर्घ हो सकती है, और एक वैसे पहले क्या आ रहा है, देखो इसमें गे, ए, वे, ई और शय। मैंने क्या बताया था, वैसे पहले क्या मिल जाए, ए और आ, तो इसका मतलब है
कि गवीश दीर्घ का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, अयादी का भी हो सकता है। दीर्घ का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, अयादी का भी क्या हो सकता है। तो अब आप देखो, अगर दीर्घ का है तो बताओ ई के टुकड़े किस में होंगे, ई और ई में, और इसका करेंगे तो अपन क्या बनेगा कि भाई ऐसे बन सकता है, गवी छोटी भी हो सके बड़ी भी हो सके, प्लस के बाद तो ईस आएगा, तो गवी प्लस ईस, ऐसा कोई शब्द ही नहीं। गवी क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर इसको अपन अयादी संधि में करेंगे तो फिर क्या होता है, ये अव किससे बनता है, ओ से। किससे बनता है, ओ से, और ओ किस पे लगेगा, गे पे, तो ये क्या हो जाएगा, गो प्लस क्या ईस। तो अब बताओ किसका होगा, ये अयादी का। किसका होगा, तो मैंने कहा था ना कि प्रश्न दोनों तरह के आ सकते हैं, आसान भी आ सकता है और क्या बताओ कठिन भी आ सकता है। तो आसान प्रश्न तो आपके हो ही रहे हैं इससे, और कठिन प्रश्न आता है तो कम से कम आप 2 विकल्प तो पहुंच रहे हो। तो फिर अगर 2 आपको दिखना है तो फिर आप क्या बताओ विच्छेद करके देखोगे। क्या करके देखोगे, विच्छेद। उससे हम पता लगाएंगे कि किस उदाहरण में क्या बताओ कौन संधि। लेकिन इतना आप अगर याद करोगे जो ऊपर लिखाया है, ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा है ऊपर, ये, तो इससे क्या है आपको आगे समझने में आसानी होगी। जहां मात्रा मिलेगी वहीं से अपन फटाक दिन टुकड़े कर देंगे और आपको आसानी होगी। तो बताओ दीर्घ संधि में कितनी कौन कौन सी मात्राएं मिलती हैं, आ की, ई की और ऊ की। गुण संधि में किसकी मात्रा मिलती है, ए और ओ की। वृद्धि संधि में किसकी मिलती है बताओ, आई की और औ की। और यण संधि में क्या मिलता है, ये वे से पहले क्या बताओ, आधा वर्ण। और अयादी संधि में क्या मिलता है बताओ, ये वे से पहले क्या मिलता है, ए या आ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है। और मैंने आपको कहा था कि आसान एग्जाम्पल तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हो, लेकिन कुछ कठिन आएंगे तो हो सकता है मैंने कि ये कंडीशन की कोई जरूर नहीं है, इसलिए मैंने कहा होने पे संभावना किसी में आ की मात्रा मिल जाए, ए की मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखेंगे अपन कि भाई किस किस में मात्रा है। किसी में हो सकता है 2 मात्राएं मिल जाएं, 2 पहचान मिल जाएं, तो फिर उसमें वो दोनों की संभावना बनेगी। उसका पता हमें किससे चलेगा, विच्छेद से। किससे चलेगा, विच्छेद से। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको सीखनी है, ये काम करनी है। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं। तो अपनी जो पहली जो संधि होगी, जिसका नाम है क्या बताओ, दीर्घ संधि। ठीक है, पहली जो संधि है वो अपनी कौन सी है भाई, दीर्घ संधि। ठीक है, तो देखो दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है, तो लिखो, यदि 2 सवर्ण स्वर चाहे वो ह्रीश्व हो अथवा दीर्घ, दोनों का मेल होता है, मेल होता है, तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये अपनी क्या है बताओ, दीर्घ संधि की परिभाषा। यदि 2 स्वर्ण स्वर चाहे वो ह्रीश हो अथवा दीर्घ, दोनों का मेल होता है तो मिलकर क्या, दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण को आप थोड़ा समान के रूप में जान सकते हो, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखो क्या है, देखो ए प्लस ए, ये दोनों कैसे हैं, समान स्वर हैं। कैसे हैं ये, समान स्वर। तो ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ। ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ। और ये दोनों भी समान है, आ प्लस आ, तो भी क्या बनेगा, आ। क्योंकि परिभाषा क्या लिख रही है कि यदि 2 सवर्ण स्वर चाहे समान ह्रीश हो अथवा दीर्घ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ठीक है, दोनों का मेल होता है तो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ।
लेकिन इसमें ए प्लस ए आ जाए। अब ये देखो समान तो नहीं है, यानी ए प्लस ए तो क्या था समान, आ प्लस आ क्या था समान, और ए प्लस आ ये समान तो नहीं, आ अलग है ए अलग है, तो इनको सवर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आ का निर्माण किससे हुआ है, ए प्लस ए से, इसलिए समान के बजाय सवर्ण लिखना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ए प्लस आ का भी क्या होगा भाई, आई होगा, और इधर आ जाए इधर ए आ जाए तो भी हमें क्या करना है, आई करना है। तो परिभाषा को फिर से देखो कि यदि दो सवर्ण स्वर, चाहे वो रीश हो अथवा दीर्घ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, यदि दोनों का मेल होता है तो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो ए प्लस ए भी आ प्लस आ भी आ, और ए और आ होगा तो भी क्या होगा, आ। इसका मतलब ये ध्यान रखना है। तो अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो कि कैसे आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है बताओ, शश प्लस क्या अंक, तो बताओ इस से के साथ कौन सी ध्वनि है, ए, यानी हलंत लगा किसको अलग कर लेंगे, ए को। इधर क्या बचा बताओ, अंक, अर्थात बताओ क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या होगा, आ, तो इधर आ लिख देंगे, अनुस्वार साथ आएगा ऊपर चल जाएगा। इधर बचा के, इधर बचा बताओ शे और आधा से, आधा इसलिए बचा है कि इसके को हटाकर कहां लाया है, आ में, कहां ले आए, आ में। अब बताओ ये आ की मात्रा किस पे लग जाएगी, दूसरे वाले से पर, अनुस्वार साथ है ही तो ये क्या हो जाएगा, शशांक। शश प्लस अंक बराबर क्या हो जाएगा, शशांक। अब कहने का मतलब ये है ये आ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आ भी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है बताओ, महा प्लस क्या आशय, बताओ इधर क्या है बताओ, है के साथ क्या लगा हुआ है, आ, इधर क्या है बताओ, आ शय, तो यानी दोनों क्या है बताओ, आ है, तो आ का आ प्लस आ भी क्या होगा बताओ, आई होगा, तो इसको आ बना दिया। इधर कौन बचा बताओ, शय और ये, इधर कौन बचा बताओ, मैं और है, आ की मात्रा किस पे लग जाएगी, है पे, क्या हो जाएगा, महाशय। महा प्लस आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय। अब इधर ए और क्या इधर आ भी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रतन प्लस क्या आकर, क्या लिखा हुआ है, रतन प्लस क्या आकर, तो बताओ यहां न के साथ किसकी मात्रा है, ए की, प्लस के बाद क्या है, आकर, क्या है, आकर। बताओ ए और आ का क्या हो जाएगा, आई होगा, क्योंकि लिखा है ना ए प्लस आ भी क्या होगा, आ। इधर क्या बचा, कर, इधर क्या बचा, रहते और ने, तो इस पे इसकी मात्रा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, रत्नाकर। रतन प्लस आकर बराबर क्या, रत्नाकर। अच्छा, शशांक का मतलब देखो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर कोई ऐसा शब्द हो जो आपको समझ में नहीं आए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो शश का मतलब होता है खरगोश, शश का मतलब क्या होता है, खरगोश। अंक का मतलब क्या है, गोद, यानी खरगोश गोद है में है जिसके, वो कौन है, शशांक है। तो ऐसा माना जाता है चंद्रमा का पर्यायवाची, किसका, ये चंद्रमा का। यानी कुछ कवि लोग बताते हैं कि चंद्रमा के ऊपर जो हमें परछाई दिखती है वो ऐसे लगती है जैसे खरगोश की हो, अर्थात जैसे उसने अपनी गोद में किसको बैठा रखा हो, खरगोश। तो शशांक किसका पर्यायवाची है, खरगोश का। नहीं, एक शब्द और आता है मृगांक, क्या आता है, मृगांक। दूसरे ये मानते हैं कि वो खरगोश की सी नहीं, वो परछाई किसके समान है, मृग के समान है। तो मृग है अंक में जिसके, वो भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। तो शशांक और मृगांक दोनों किसके, ये क्या है बताओ, रतन प्लस क्या आकर, यानी रत्नों का खजाना है जो। तो रत्नाकर गर्जन करता है, कविता पढ़िए ना अपन को। तो कहने का मतलब रत्नाकर किसका पर्यायवाची होती है, होता है बताओ, समुद्र का। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। अब अगला आ सकता है कि भाई प्लस से पहले क्या आ सकता है,
आ सकता है और प्लस के बाद क्या आ सकता है, ए। तो देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है बताओ, सुधा प्लस क्या अंशु, क्या लिखा हुआ है बताओ, सुधा प्लस क्या अंशु। तो बताओ दे के साथ किसकी मात्रा है, आ की, यानी दे के अलंत लगाएंगे आ अलग हो गया, और प्लस के बाद क्या है बताओ, अंशु, क्या है, अंशु। अब हमें क्या करना है बताओ, इधर आ गया और इधर क्या आ गया, ए। तो क्या करना है बताओ, आ और ए का परिवर्तन भी किस में होगा, आ में ही होगा। अनुस्वार ऊपर आ गया, इधर बचा है कौन बताओ, शु, इधर कौन बचा है, सु, और क्या बताओ, आधा धै। अब आ की मात्रा किस पे लग जाएगी, धै पे, तो क्या हो जाएगा ये, सुधांशु, क्या हो जाएगा, सुधांशु। तो सुधा प्लस अंशु बराबर क्या हो जाएगा, सुधांशु। अच्छा, सुधांशु किसका पर्यायवाची है, तो देखो ऐसे नहीं, पर्यायवाची कभी रटते नहीं, समझते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अंशु माने क्या होती है, कौन बताएगा, अंशु माने क्या होती है, अंशु मानी होती है किरण, क्या होती है, किरण। और सुधा मानी क्या होता है, अमृत। तो देखो किरण तो या तो सूर्य की होती है या फिर किसकी होती है, चंद्रमा की, किसकी होती है, चंद्रमा की। तो बताओ सुधा मानी होता है अमृत, तो अमृत के समान किरण किसकी होंगी भाई, शीतलता किसमें होती है, चंद्रमा की में। तो अमृत के समान किरण कौन दे सकता है, चंद्रमा। तो फिर से याद रखना कि सुधांशु भी किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। ठीक है, तो देखो अभी हमने ये जो पढ़ा है कि चाहे देखो प्लस से पहले क्या है, ए और आ, क्या है बताओ, ए और आ, और प्लस के बाद भी क्या मिल जाए हमको, ए और आ। तो इनका क्या बनाना है हमको, आ बनाना है। तो सीधा नियम है, आप दिन भर पढ़ते रहो, ए प्लस ए आए तो भी आ प्लस आ आए तो भी आ, और ए और आ जाए तो भी आ। तो बड़ा आसान काम है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात करते हैं संधि विच्छेद की। अगर भाई ये तो संधि की, अगर अपन विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास शब्द लिखा है गीतांजलि, क्या लिख रहा है ये, गीतांजलि, ठीक है। तो देखो संधि विच्छेद करते समय मैंने अभी आपको बताया था कि भाई दीर्घ संधि क्या पहचान होती है साहब, 3 मात्राएं, किसकी, आ की, ई की और किसकी, ऊ की। तो देखो मोस्टली संधि विच्छेद करते हो तो आपको दूसरे वर्ण पे जाना है, किस पे जाना है, दूसरे पे, और मात्रा देखनी है। बताओ किसकी मात्रा है, आ की, किसकी मात्रा है, आ की। अब ये आ जो बनता है वो किससे बनता है, नहीं आ प्लस आ से बनता है, कोई जरूर थोड़ी ए प्लस ए से ही बने, यानी आ प्लस आ से भी बनता है, किससे बनता है। तो कहने का मतलब है कि जितना संधि करना आसान था ना, संधि विच्छेद करना थोड़ा सा क्या है बताओ अलग, क्योंकि वहां तो चारों क्या आ बना था, यहां आगे कितने टुकड़े होंगे भाई, 4। किस किस में, ए प्लस ए में भी हो सकते हैं, आ प्लस आ में भी हो सकते हैं, ए और आ में भी हो सकते हैं, और आ और ए में भी हो सकते हैं, और इसका कोई नियम नहीं है। ये आपको शब्द देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सही अर्थ ऐसे बैठता है या आ से। तो इसके लिए आपको मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूं कि इस आ के टुकड़े आपको ए और ए में करने हैं, किस में कर रहे हैं, ए और ए में, और बाकी शब्दों को उतारना है, ठीक है। और फिर देखना है कि अर्थ किससे सटीक बैठता है, ठीक है। तो बताओ आ को उतार के किस में बांट दिया, ए और ए में। बताओ इधर क्या बचा, ये या नहीं यार, तो बताओ इधर क्या बचा, एक तो अनुस्वार बच गया और एक जय बच गया और एक क्या बच गया, ले। तो इधर तो क्या बच गया बताओ, अंजलि, क्या बच गया, अंजलि। और इधर क्या बचा बताओ, गी और आदा तय। अब देखो ये या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आ। तो आ करेंगे तो अंजलि, तो अंजलि थोड़ी शब्द होता है, शब्द क्या होता है, अंजलि। और इधर क्या बचा बताओ, या तो गीत हो सकता है या गीता। तो कहने का मतलब यह है कि गीता तो एक पुस्तक का नाम है, अंजलि समूह को प्रदर्शित करता है, तो गीताओं का समूह थोड़ी होगा, यानी ये किसका समूह है इसमें, गीतों का। तो ये क्या बनेगा, गीत प्लस क्या, अंजलि। और आपको पता होगा कि गीतांजलि
रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी जिसमें क्या थे, बहुत सारे गीत थे। तो क्या बनेगा ये, गीत प्लस अंजलि। तो एन टुकड़े किसमें हो गए, ए और ए में। किसमें हो गए, ए और ए में। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बताओ ये क्या लिख रहा है, मुक्तावली। क्या लिख रहा है, मुक्तावली। क्या लिख रहा है, मुक्तावली। तो बताओ वही आ की मात्रा मिली ये, तो इस आ को टुकड़े किसमें करेंगे, ए और ए में। और यदि अर्थ नहीं लिखेंगे तो ए का क्या बना देंगे, आ बना देंगे। क्या बना देंगे, आ। बताओ इधर क्या बचा, वे और ली, तो ये क्या हो गया, अवली। क्या हो गया, अवली। अब इधर क्या बचा बताओ, मुंह, आधा, कै और तय। अब इसमें ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा मुक्त, और आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुक्ता। क्या हो जाएगा, मुक्ता। तो बताओ मुक्त सही है या मुक्ता सही है, मुक्त। हाँ बताओ। देखो मुक्त का मतलब होता है अलग होना, और अवली का मतलब होता है माला। तो अलग माला, ये यहाँ कोई अर्थ ही नहीं बैठ रहा है कि इसका क्या अर्थ है। तो जब अर्थ नहीं बैठ रहा है तो इसे हम आ करेंगे। क्या करेंगे, आ। और यदि आ को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुक्ता। क्या हो जाएगा, मुक्ता। और इधर क्या बचेगा बताओ, अवली। क्या बचेगा, अवली। ठीक है। तो बताओ मुक्ता माने क्या होता है, मोती। क्या होता है, मोती। तो अवली का मतलब क्या हो गया, माला। तो ये मोतियों की माला है। बहुत सारी कविताएं हिंदी में आपने पढ़ी होगी, जब सुबह का समय होता है, प्रकृति का चित्रण किया जाता है, तो जब ओस की बूंदें उस पर जम जाती हैं पेड़ों पर, और जब सूर्य की किरणें गिरती हैं, तो प्रकृति के स्वरूप में कहा जाता है कि जैसे उसने अपने केसों में मुक्तावली सजाई है। इसका मतलब है कि जैसे प्रकृति रूपी नायिका ने अपने बालों के अंदर क्या है बताओ, यानी ओस रूपी क्या है बताओ, मोती क्या है बताओ, लगा रखे हो। तो ये शब्द क्या होगा, मुक्ता। और सुना होगा आपने, हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माए, और हंसा बगुला ढंडोरे माछरी हंसा मुक्ता खाए। तो मुक्ता का मतलब क्या है बताओ, मोती। तो इससे ये बैठता है। तो इसका अर्थ ए नहीं क्या हो सकता है, आ से बैठेगा। किससे बैठेगा, आ से। कि मुक्ता प्लस अवली बराबर क्या हो जाएगा, मुक्तावली। तो यानी प्लस से पहले ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। ठीक है। अगला चलो देखो क्या लिखा है, ये हिमागम। क्या लिखा है हमने, हिमागम। बताओ आ के टुकड़े किस में करेंगे, इस आ के टुकड़े किस में करेंगे, ए प्लस ए में। इधर क्या बचा, गम। तो बताओ ये अगम होता है या आगम, आगम। क्या होता है, आगम। तो ए का क्या कर देंगे, आ। इधर कौन बचा बताओ, ही और आद मैं। अब इसको जोड़ेंगे तो या तो ए हो सकता है या आ। तो हिम होता है या हिमा होता है, हिम ही होता है। तो बताओ इसका टुकड़ा हो गया किसमें बताओ, हिम प्लस क्या, आगम बराबर क्या, हिमागम। यानी टुकड़े किसमें कर दिए हमने, ए और आ में। किसमें कर दिए, ए और आ में। तो देखो ए प्लस ए में भी हो सकते हैं, आ प्लस ए में भी हो सकते हैं, ए और आ में। आपको ए और ए में ही करने, जब अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर क्या कर देंगे, ए का आ। ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, कारावास। क्या लिखा हुआ है, कारावास। तो टुकड़े कहां से करेंगे, मूलतः दूसरे वर्ण पर। यानी दूसरे वर्ण की मात्रा देखनी है। अगर दूसरे पे कोई मात्रा नहीं हो तो आप कहां चल जाओगे, तीसरे पे। और तीसरे पे नहीं मिले तो वापस पहले पे आ जाओगे, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से तो आपको दूसरे वर्ण की मात्रा ही पकड़नी है। ठीक है। तो आ की मात्रा है तो टुकड़े किसमें करेंगे बताओ, ए प्लस ए में। ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा तो ए का क्या बना देंगे, आ। बताओ इधर क्या बचा, वाश। तो ये आवास होता है या आवास होता है, वेरी गुड। क्या होता है, आवास। तो इसको क्या कर देंगे, आवास कर देंगे। इधर क्या बचा बताओ, का और रे। अब ये कार होता है या कारा होता है, कार। अच्छा कार में आवास करना है? अगर किसी को जेल बोलती है, कारावास बोलता है 10 साल का, तो क्या कार में आवास करेगा वो, नहीं। क्या, कारा। और कारा मानी क्या होती है, जेल। कारा प्लस क्या, आवास। दोनों हो सकते हैं, यानी आ प्लस आ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, कारा। हाँ पढ़िए ना कविता, धन को न्याय दीन को कारा। कि यहाँ कहने का मतलब है कि पैसे वाले को तो क्या है बताओ, न्याय मिलता है, और गरीब व्यक्ति को क्या मिलता है, कारा। बहुत व्यंग किया है कवियों ने। तो कारा मानी क्या होती है, जेल। तो कारा प्लस क्या हो गया, आवास। तो आपको कैसे करना है संधि विच्छेद, फिर से समझो कि आ की मात्रा पकड़नी है। किसकी मात्रा पकड़नी है, आ की। पहले उसके टुकड़े किसमें करेंगे, ए प्लस ए में। यदि ए और ए से अर्थ नहीं निकलेगा तो ए का क्या बना देंगे, आ बना देंगे। ठीक है।
तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको संधि विच्छेद करनी है। देखो, नवांकुर, दीक्षांत, निशांत, निशानन, विद्यार्थी, कारागार, तथापि, छात्रावास, परीक्षार्थी, कृपाकांक्षी, दूसरा ले लो। तो ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं, नवांकुर, दीक्षांत, निशांत, निशानन, विद्यार्थी, छात्रावास, तथापि, कारागार, हिमागार, और वो शब्द था कृपाकांक्षी। ठीक है, ये देखो। तो अब हमें इनका संधि विच्छेद करना है। एक बार करो फटाफट, जैसे मैंने बताया उसी तरह करना है। तो देखो, इसमें आग का टुकड़ा है तो टुकड़े ए में होंगे, तो ये क्या बनेगा बताओ? नवो प्लस क्या अंकुर, क्या बनेगा? नवो प्लस क्या अंकुर बराबर क्या हो जाएगा? नवांकुर। दूसरा क्या है बताओ? ये आ का टुकड़े आ में करेंगे तो दीक्ष नहीं होगा, क्या होगा बताओ? ये दीक्षा प्लस क्या हो जाएगा? अंत। क्या हो जाएगा? दीक्षा प्लस क्या? अंत। अब ये निश थोड़ी होगा, क्या होगा बताओ? निशा प्लस क्या? अंत, यानी आ और किस में हो जाएगा? ए में। अब ये क्या है बताओ? इधर इसके टुकड़े करेंगे तो बताओ ये क्या बनेगा? निशा, और ये अनन नहीं, ये भी क्या होगा? आनन। तो दोनों क्या आ जाएंगे? आ जाएंगे। बताओ ये क्या बनेगा? विद्या प्लस क्या? अर्थी। विद्या प्लस आर्थी नहीं, अर्थी। अर्थी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। जैसे लाभ की इच्छा रखने वाला क्या होता है? लाभार्थी। शरण की इच्छा रखने वाला क्या? शरणार्थी। परीक्षा की इच्छा रखने वाला परीक्षार्थी। ठीक है, ऐसे। बताओ ये क्या होगा? आके टुकड़े करेंगे तो बताओ ये क्या बनेगा? कृप थोड़ी बनेगा, कृपा। और इधर क्या हो जाएगा? आकांक्षी। और ये बताओ क्या बनेगा? फिर से बताओ। कारा प्लस क्या? आगार। तो यानी आपको ये देखना है कि टुकड़े किस में करने। बताओ ये तथा थोड़ी होगा, क्या होगा बताओ? तथा प्लस क्या? अपि। क्या होगा? तथापि। अब ये बताओ क्या होगा? छात्र प्लस आवास होगा या छात्रा प्लस आवास होगा? क्यों? छात्रा क्या होता है? वो नहीं रहती। अच्छा, देखो दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि छात्रा प्लस आवास की संधि भी क्या होगी? छात्रावास। और छात्र प्लस आवास की भी क्या होगी? छात्रावास। तो दोनों का अर्थ सही निकल रहा है। तो क्या कर देंगे बताओ? छात्र ऑब्लिक छात्रा और प्लस क्या? आवास। परीक्षार्थी की बताओ क्या होगा? परीक्षा
प्लस क्या अर्थी, और इधर बताओ हिमागार, हिम प्लस क्या आगार। तो इस तरह से हमें संधि विच्छेद करना होता है। बिल्कुल याद रखना है कि ए भी हो सकता है और क्या आ भी। एक बार आप ढंग से याद रखोगे ए और आ हो जाएगा तो विकल्प में आपको देगा, आप आसानी से शब्दों को क्या बताओ पकड़ जाओगे। तो ये हमने पढ़े किसके, ए प्लस ए के यानी आ के। अब देखेंगे हम किसके बताओ, ई और ई के। तो देखो जो कंडीशन आ की है वही किसके बताओ, ई की। ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई, और दोनों क्या होंगी, बड़ी ई होंगी, तो भी बड़ी ई होगी। और एक क्या है बताओ, छोटी, और एक क्या है बताओ, बड़ी, तो भी अपन को क्या करनी है बताओ, बड़ी करनी है। और इधर बड़ी आ जाए, इधर क्या आ जाए बताओ, छोटी आ जाए, तो भी अपन क्या करेंगे, बड़ी करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो कंडीशन आ की थी वही कंडीशन किसकी रहेगी, वही ई की रहेगी। ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।